भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा लेनी है, ना कि इस पर हमें कंट्रोवर्सी करनी है या इस पर हमें तकरार करनी है। खाली इस पर हमें ये देखना है कि समय के अनुसार कौन अपने चरित्र में दृढ़ है। आइए कथा श्रवण करें। मायापुरी नगरी में एक वीर प्रताप नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजन का पुत्र मोहन बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। एक दिन राजमहल में एक सौदागर व्यापार करने आया। उस सौदागर ने मोहन को एक लड़की की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। पहले ही नजर में राजकुमार को वह लड़की भा गई। राजकुमार को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह उसे बरसों से जानता है। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे इस तस्वीर में अंकित लड़की से प्यार हो गया है। राजकुमार ने अधीर होकर सौदागर से पूछा, यह किसकी तस्वीर है महानुभाव, जिसकी सुंदरता के उजाले ने मेरी आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी है। इसे देखकर तो मेरे हृदय में प्रेम की ज्वाला भड़क उठी है। अगर इसकी तस्वीर ही इतनी मनमोहक है तो वह स्वयं चंद्रमा की चांदनी से कम ना होगी। सौदागर राजकुमार की आंखों में चमक देखकर खुश हो गया। यह सुनकर वह सौदागर बोला, हे राजकुमार, इस स्त्री के समान सुंदर स्त्री 7 द्वीपों में भी नहीं मिलेगी। इसके सामने चंद्रमा भी शर्माता है। इसके नैन कटोरे देखकर मृग भी घबराकर भाग जाते हैं। इसके मदमाती चाल को देखकर नागिन को अपनी चाल बेहद व्यर्थ मालूम होती है और इसके कपोलों की लालिमा से फूलों को भी शर्माना पड़ता है। राजकुमार, 7 समंदर पार एक शहर है जिसका नाम प्रताप नगर है, जहाँ के राजा चंद्रभान है। यह उनकी ही पुत्री है। सौदागर की यह बात सुनकर राजकुमार ने उस सौदागर को इनाम देकर वहां से विदा किया। वह मन में विचार करने लगा कि जब तक यह स्त्री नहीं मिल जाती तब तक जीवित रहना व्यर्थ है। इस स्त्री को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर राजकुमार ने अपने शाही कपड़े उतारकर फेंक दिए और साधुओं का रूप धारण करके जंगल की ओर चल दिया। जब राजा को यह पता चला कि राजकुमार शाही ठाट बाट छोड़कर जंगल में भटकने के लिए जा रहा है, तो वह सोचने लगा कि आखिरकार राजकुमार पर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो वह राजमहल के सुख को त्याग कर वनवास लेना चाहता है। वह तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचे और बोले, बेटे, ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो तुम राजमहल छोड़कर जंगल की खाक छानने के लिए जाना चाहते हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, मेरा मन एक सुंदर स्त्री की चाह में भटक रहा है। मैं उसी को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमार मोहन माता पिता के काफी प्रयास करने पर भी नहीं रुका और जैसे ही राजमहल से जाने लगा तो उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर रो पड़ी। लेकिन राजकुमार का कठोर दिल उसकी पत्नी के आंसुओं से भी नहीं पिघला और वह जंगल की ओर चला गया। मैना यह कहानी तोते को सुना रही थी। मैना ने कहानी सुनाते सुनाते रुक कर बोली, देख तोते, मोहन के समान कोई बेवफा होगा। उसकी प्रिय पत्नी किस प्रकार विलाप कर रही थी, लेकिन निर्दयी मोहन को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। मैना ने कहा, अब मोहन की बात सुन। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार प्रताप नगर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमा कर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने मोहन पर पड़ी। ठीक उसी समय राजकुमार ने भी उधर देखा। जब उन दोनों के नैन मिले तो राजकुमारी को भी राजकुमार अच्छा लगा और वह उस पर मोहित हो गई और राजकुमारी उससे कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो, कहाँ से आए? देखने में तुम मुझे अच्छे लगते हो। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सुंदरता यहाँ खींच लाई है। मैं अपना राजमहल, माता पिता और अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। यह सुनकर राजकुमारी ने कहा, योगी, तो भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं महाराज तुझे कैद में न डाल दें। राजकुमारी की बात सुनकर मोहन ने उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अपने दिल की रानी के लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। मोहन की बात सुनकर राजकुमारी बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों को भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करता है मेरे पिता उसको कैद कर लेते हैं। एक व्यक्ति तो अब भी उनकी कैद में पड़ा सड़ रहा है, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश को वापस चला जा। प्रेम में अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर मोहन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अगर मेरे प्रति तुम्हारे दिल में जरा भी जगह है तो मुझे अपने पहलू में आने की इजाजत दो। राजकुमार मोहन की बात सुनकर राजकुमारी ने अपने महल से
कमंद नीचे डाली और मोहन उसके द्वारा महल में प्रवेश कर गया और अपने भाग्य को सराहने लगा। तब राजकुमारी उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। तूने मेरे लिए अपना घर बार और वतन छोड़ा है। मेरे करीब आ प्रियतम, मैं तुझे जी भर प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन अपने पिताजी से भयभीत हूँ, कहीं वह तुझे भी कैद में ना डाल दें। मैना बोली, ऐ तोते। इस तरह दोनों ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बिता दिए। फिर एक बार की बात है कि रात के अंतिम पहर में मोहन जब कमंद के द्वारा नीचे उतर रहा था, उसी समय एक कोतवाल वहां आ गया। वह मोहन को चोर समझकर कहने लगा, तो कौन है जो चोरों की तरह महल से निकल रहा है? अवश्य ही तू चोर होगा। मैं चोर नहीं हूँ, एक शरीफ इंसान हूँ, मुझ गरीब पर रहम करो। मोहन कोतवाल से क्षमा याचना करने लगा। मोहन के क्षमा याचना से भी कोतवाल प्रभावित ना हुआ और सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी और बोला, यह बहुत बड़ा बदमाश है, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। यह कहकर कोतवाल उसको लेकर कोतवाली चला गया। अगली सुबह दरबार में ले जाकर सारा हाल राजा के सामने कह सुनाया। महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात के समय यह महल में चोरी करने गया था। जब वह उतर रहा था तब मैंने इसे पकड़ लिया। राजा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने मोहन को सख्त सजा का हुक्म दिया। सिपाही उसे लेकर चले गए। जब यह बात राजकुमारी को पता चली कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और सख्त सजा की आज्ञा दी है, तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी, मेरे प्रेमी को किस अपराध की सजा दी है महाराज ने? अगर मेरे प्रिय मोहन को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी। जिस प्रकार मेरे पिता ने मेरा दिल दुखाया है, उसी प्रकार बेटे के विरह में उन्हें भी दारुण दुख मिलेगा। कहने के साथ साथ वह फूट फूट कर रोती जा रही थी। उसकी सखियां उसे धीरज बनाने का प्रयास करने लगी। इस पर राजकुमारी ने कहा, हे सखी, मैं किस प्रकार धीरज धरूं? मुझे प्रिय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैना बोली, तोते। इस प्रकार राजकुमारी हर समय राजकुमार के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती थी। मैना बोली, अब मैं यहाँ का किस्सा समाप्त करके राजकुमार की पहली पत्नी का हाल सुनाती हूँ। राजकुमार की पहली पत्नी अपने पति के विरह में बुरी तरह व्याकुल रहती थी। एक बार की बात है कि रानी महल में सो रही थी कि अचानक उसने सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा था कि रानी, तेरा पति मोहन प्रताप नगर में कैद हो गया है। यह स्वप्न देखकर रानी एकदम चौंक पड़ी और व्याकुल होकर चिल्लाकर रोने लग गई। रोने की आवाज सुनकर दासियां दौड़ी हुई आईं और कहने लगी, राजकुमारी जी, क्या हुआ? शायद आपने कोई भयानक स्वप्न देखा है। अपनी दासी का यह वचन सुनकर रानी कहने लगी, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तुम सो रही हो, वहां तेरा पति प्रताप नगर में कैदी हो गया है। ऐ दासी, वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है वह अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। मैं जोगिन बनकर उनकी सहायता करने का विचार कर रही हूँ। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, आप दिन रात रो रो कर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही हो? आपके पति सकुशल हैं और कुशल पूर्वक आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। दासी ने रानी को बहुत समझाया मगर रानी को समझ में नहीं आया। वह आह भरकर बोली, ऐ दासी, मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे महल की रखवाली करना और होशियार रहना। यह कहकर रानी ने अपना सारा श्रृंगार व जेवर उतार दिए और शरीर पर राख मलकर जोगन बन गई और हाथ में वीणा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। मैना बोली, ऐ तोते, वह पति की तलाश करने चल पड़ी और बहुत दिनों तक शहरों और जंगलों की खाक छानते छानते वह प्रताप नगर जा पहुंची। वहां जाकर वहां के लोगों से अपने पति का हाल पता किया। लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी के आरोप में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी मन ही मन बहुत रोई। वह सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। यह सोचकर उसने लोगों से वहां के राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है। लोगों ने बताया कि राजा को गाना बजाना सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि गायन विद्या में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थलों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए
खूबसूरत भजन गा रही थी। मैना कहने लगी, ऐ तोते, उस जोगन का भजन सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए और वह वाह वाह करने लगे। रानी ने भजन इतने सुंदर ढंग से गाया कि लोग वहां खड़े ठगे से रह गए। वे लोग भजन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उड़ते उड़ते उसकी प्रशंसा राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने उसी समय मंत्रियों को आज्ञा दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान के साथ हमारी सभा में ले आओ। तब उस मंत्री ने रानी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज ने आपको याद किया है, आप मेरे साथ चलिए। यह सुनकर रानी ने कहा, ऐ मंत्री, हमें राजा के दरबार से क्या काम, हम तो मन के मौजी हैं, जहाँ इच्छा होती है वहीं रहते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमाकर बैठ जाते हैं, मुझे तो वही स्थान राजमहल प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर मंत्री बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहें, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरे गुण सुनना चाहे उसे सुना दो। यह सुनकर जोगिन चलने को तैयार हो गई। मंत्री के साथ वह राजा के यहाँ आई। उसे देखकर सब लोग सम्मानार्थ खड़े हो गए। उसके दरबार में आते ही सन्नाटा छा गया। नौकरों ने उसे मृगशाल आसन दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ जोगिन जी, आपका स्थान कहाँ है? मैं मायापुरी की रहने वाली हूँ। मैं अपने प्रिय की तलाश में दर बदर भटक रही हूँ। जोगिन ने दुखी स्वर में कहा। जोगिन की यह राग सुनकर राजा बोले, ऐ जोगिन जी, अब कुछ अपने मुख से हरे गुणगान कीजिए, क्योंकि यही सबकी कामना और अभिलाषा है। जोगिन गाने बजाने में काफी निपुण थी। उसने मधुर कंठ से राजा को एक भक्ति गीत सुनाया, जिसे सुनकर राजा भाव विभोर हो उठा। वह गीत राजा को बहुत पसंद आया। जोगिन का यह भजन सुनकर राजा ने कहा, जोगिन जी, मैं तुम्हारा गीत सुनकर बेहद प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो मुझसे मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर जोगिन ने कहा, हे राजन, मेरा पति आपकी बेटी के प्रेम में फंसकर यहाँ आया और आपने उसे कैद कर लिया है। मैं उसको मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दीजिए और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दीजिए। राजा वचनबद्ध हो चुका था, अतः उसने जोगिन की बात मान ली। उसने मोहन को स्वतंत्र कर दिया और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। मैना बोली, ऐ तोते, मोहन की पत्नी की वफादारी देख, किस प्रकार उसने उसको छुड़वाया। और अब मैं तुझे मोहन की बेवफाई का हाल सुनाती हूँ। जब मोहन की शादी राजकुमारी के साथ हो गई तो उसने सोचा कि अब अपने देश वापस चलना चाहिए। ससुराल से बहुत सा धन दौलत लेकर मोहन राजकुमारी और अपनी पहली पत्नी को साथ लेकर अपने देश की ओर रवाना हो गया। जब वह 2-4 मील निकल आया तो सोचने लगा, जब मेरे माता पिता पूछेंगे कि बेटा, यह राजकुमारी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मेरी पहली पत्नी मेरे जेल जाने और कैद होने का हाल सबको बता देगी और मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इससे तो अच्छा यही है कि इसे मार डालना चाहिए। मन में यह विचार आते ही उसने रात के समय अपनी पहली पत्नी को, जो उस समय सो रही थी, तलवार से मार डाला और उसकी लाश दबा दी। फिर राजकुमारी को लेकर आगे बढ़ गया। ऐ तोते, राजकुमार की बेवफाई और निर्दयता देखकर मेरा हृदय फटता है और मर्दों के नाम से मेरा बदन कांपता है। तोता बोला, ऐ मैना, इसका उत्तर मैं तुझको देता हूँ। तब मैना ने कहा, सवाल जवाब में सारी रात बीत गई है और अब सुबह होने वाली है, लेकिन हमारे प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। इसलिए उचित यह है कि तुम भी दाना पानी खा आओ और मैं भी खा पी लूं। फिर शाम के समय इसी वृक्ष पर आ जाना, क्योंकि तुम मेरे दिल को कुछ पसंद आ गए हो। फिर शाम के समय इसका उत्तर देना। यह कहकर मैना वहां से उड़ गई और तोता भी दाना पानी की तलाश में दिन भर हवा में उड़ता रहा। शाम को दोनों फिर अपने स्थान पर आ गए। मैना के आते ही तोते ने एक दास्तान सुनानी शुरू की। किसी नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम चंदन सिंह था। वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। धन दौलत का अंबार होने के बावजूद भी वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने कई धर्मशालाएं एवं अनाथ आश्रम स्वयं अपने धन से बनवाए थे। पूरे शहर में वह दानवीर माने जाते थे। उनके पास दौलत इतनी थी कि शायद स्वयं भी नहीं जानते थे कि वह कितनी मिल्कियत के मालिक हैं। सेठ चंदन सिंह का एक पुत्र था। उसका नाम मनोहर था और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। वह उन दिनों उच्च शिक्षा के लिए बड़े विद्यालय में पढ़ने जाता था। पढ़ाई लिखाई में वह काफी होशियार था।
चंदन सिंह की उम्र 50 से 55 के करीब थी। देखने में वे 35 से 40 के ही लगते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। चंदन सिंह के जीवन में केवल एक ही अभाव आ गया था, वह था पत्नी का सुख। गत वर्ष एक दुर्घटना में उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। पत्नी का अभाव उन्हें खलता था। वे चाहते तो पैसे के बल पर कहीं भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, लेकिन बाजार में जाना उन्हें शोभा नहीं देता था, क्योंकि नगर में उनका बड़ा नाम था। कभी कभी आदमी की शोहरत उसे बहुत से कार्य करने से रोकती है। सेठ चंदन सिंह ने दूसरा विवाह भी नहीं किया था। वे चाहते तो फौरन विवाह कर सकते थे। उनके लिए लड़कियों की क्या कमी थी। कोई भी स्वेच्छा से उनके साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जवान बेटे की वजह से शादी नहीं की। वह सोचता था कि अब उसकी नहीं, उसके बेटे की शादी करने की उम्र है। चंदन सिंह के बेटे का ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई की ओर ही था। सेठ चंदन सिंह ने अपने पास एक लड़की काम के लिए रखी थी, जो उनके सारे दिन के कार्यभार को देखती थी। उस लड़की का नाम मीना था। वह 25 वर्ष की थी। मीना एक सुंदर गुड़िया के समान प्रतीत होती थी। उसका पूरा जिस्म सांचे से ढला हुआ था। वह चंदन सिंह को गौर से देखा करती थी। चंदन सिंह ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया था कि मीना उसकी ओर गौर से देखती है। दोपहर में वही उसे खाना पीना खिलाती थी। वह चंदन सिंह से सटकर बैठ जाती थी। वह जानती थी कि चंदन सिंह की पत्नी मर चुकी है। सच बात तो यह है कि वह चंदन सिंह से संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन वह पहल अपने तरफ से करके अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह सोचती थी कि यदि उसने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी तो वह चंदन सिंह से वह सब प्राप्त नहीं कर पाएगी जो वह पाना चाहती है। वह अक्सर चंदन सिंह से इस प्रकार की बातें भी किया करती थी जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हो, मगर मीना एक बार भी चंदन सिंह को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। परंतु उसने हार नहीं मानी। वह अपने प्रयास में लगी हुई थी। एक दिन वह दोपहर को चंदन सिंह को खाना खिलाने गई तो उसने खाना लगाया। खाना खाते हुए मीना ने चंदन सिंह से कहा, क्या बात है, आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं सेठ जी। सेठ जी ने कहा, नहीं, कोई खास बात नहीं है मीना। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ सेठ जी। मीना ने कहा, कभी कभी फिल्म आदि देख लिया कीजिए। उसने कहा, इससे कुछ मनोरंजन हो जाता है और आदमी का मन बहल जाता है। अकेले फिल्म देखने को मन नहीं करता और फिर लाभ भी क्या है। सेठ ने कहा, यदि आप कहो तो मैं आपके साथ चली चलूंगी। मीना के यह शब्द सुनकर चंदन सिंह ने बड़ी अजीब सी नजरों से मीना की ओर देखा। मीना मुस्कुरा रही थी। चंदन सिंह की एक पल के लिए अकल खराब हो गई। एक ही पल में वह बहुत कुछ सोच गया। मीना अब भी मुस्कुरा रही थी। मीना जी, अगर तुम चल सकती हो तो। चंदन सिंह की आधी आवाज हलक में फंस गई थी। किसी फिल्म की 2 टिकट मंगवा लेना, फिर चले चलेंगे। मीना के उस अंदाज को देखकर चंदन सिंह बहुत कुछ समझ गया था। मीना लगभग 3 बजे चंदन सिंह के साथ ऑफिस से चल दी। उस दिन चंदन सिंह ने गाड़ी स्वयं चलाना उचित समझा। वे गाड़ी को लेकर चल दिए। नगर में उनका अपना एक सिनेमा घर था। चंदन सिंह वहीं चले गए। चंदन सिंह ने गाड़ी जैसे ही सिनेमा घर के बाहर खड़ी की, नौकर उनके आगे पीछे दौड़ने लगे। चंदन सिंह को देखते ही मैनेजर खड़ा हो गया। उसने अदब से नमस्कार किया, फिर एक द्वारपाल से ढंग की चाय लाने को कहा। मनोज जी, सेठ जी, हम आज यहाँ फिल्म देखना चाहते हैं। अवश्य देखिए सेठ जी, मैनेजर ने कहा। मैं अभी प्रबंध कर देता हूँ। मैनेजर ने एक किनारे की सीटें उनके लिए बुक कर दी। चाय पीने के बाद चंदन सिंह और मीना उस सीटों पर जाकर बैठ गए। फिल्म प्रारंभ होने में अभी कुछ समय शेष था। कुछ देर बाद फिल्म प्रारंभ हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। चंदन सिंह बड़ी दुविधा की स्थिति में था। वह स्पष्ट तौर पर यह नहीं समझ पाया था कि मीना किस उद्देश्य को लेकर उसके साथ फिल्म देखने की हाँ कर दी है। आखिर वह उनसे चाहती क्या है। उसने मीना से इस विषय में कोई बात नहीं की, बस चुपचाप फिल्म देखता रहा। देखता क्या रहा, बस आंखें सामने थीं, वरना दिल तो कहीं और था और जोर जोर से दिल धड़क रहा था। और मीना इस बात की प्रतीक्षा में थी कि चंदन सिंह किसी प्रकार की हरकत करे। काफी देर हो गई और जब चंदन सिंह ने किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं की तो उसने स्वयं कुछ करने का निश्चय किया।
उसने अंगड़ाई ली कुछ ऐसे अंदाज में जैसे उसने स्वाभाविक रूप से अंगड़ाई ली हो, और हाथ नीचे लाते हुए अपना हाथ चंदन सिंह की जांघ पर रख दिया। अब चंदन सिंह को इस बात में जरा भी शक नहीं रह गया था कि उसने जानबूझकर फिल्म का प्रस्ताव रखा था। चंदन सिंह का हौसला बढ़ा और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने मीना को अपने बाहों में भर लिया और एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। मीना ने जरा भी उसका विरोध नहीं किया। काफी देर तक वे उसी स्थिति में रहे। चंदन सिंह ने डूबे स्वर में पुकारा, मीना जी, मेरे विचार में अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्यों सेठ जी, अब यहाँ बैठे रह पाना संभव नहीं है। चंदन सिंह ने कहा, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। सेठ जी, हाँ मीना, मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मीना ने कहा, फिर आप अपने आप को दोषी क्यों समझते हो? मीना जी, एक बात साफ साफ बताना। जी पूछिए, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? शायद मैं आपको प्यार करती हूँ। मीना। चंदन सिंह ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा। मैंने आपसे शादी करने को तो नहीं कहा। चंदन सिंह ने उस वक्त सोचा कि शायद मीना और लड़कियों की तरह पैसे की भूखी है, क्योंकि यदि पैसे का लालच ना होता तो वह उनसे प्यार करती ही क्यों, जबकि उसे शादी की इच्छा नहीं है। खुश हो गया चंदन सिंह। चंदन सिंह के जीवन में एक नारी का अभाव था और वह पूरा करने जा रही थी मीना, जो जवान और हसीन थी, जिसका अंग अंग सांचे में ढला हुआ था। उसके जवानी पर लाखों लुटाए जा सकते थे और पैसे की परवाह कम से कम चंदन सिंह को तो थी ही नहीं। उसने फिर बेफिक्र होकर मीना को अपने करीब खींच लिया। वह जानता था कि वहां कोई उसे रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई उसे रोकने आएगा। अपनी वर्षों की दबी आकांक्षाएं उसने मीना को बता दी। फिल्म के समाप्त होने से पूर्व ही चंदन सिंह और मीना वहां से निकलकर चले गए। चंदन सिंह ने मीना को अपने घर छोड़ दिया था और स्वयं गाड़ी चलाकर अपने घर चला गया। मीना का इस संसार में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। विवाह भी उसका हुआ नहीं था। अब मीना चंदन सिंह के यहाँ आने जाने लगी थी। वह अक्सर रात में काफी देर तक उसके यहाँ रह जाती थी। घंटों वह दोनों एक दूसरे के पहलू में सोए रहते थे। मीना को चंदन सिंह ने एक अच्छा सा घर लेकर दे दिया था। मीना अपनी माँ को लेकर उस घर में आकर रहने लगी थी। चंदन सिंह अब उस घर में आता जाता था। मीना को कोई ऐतराज नहीं था। मीना ने अब चंदन सिंह से काफी धन ऐंठ लिया था। उसकी स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। मीना अब मनमर्जी से काम पर आया जाया करती थी। उससे कोई पूछने वाला नहीं था। उन्हीं दिनों एक और सेठ हीरालाल मीना के यहाँ आने जाने लगा। उसने स्वयं मीना के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं उसको अपने यहाँ काम पर रखना चाहता हूँ। उसे चंदन सिंह के यहाँ से ज्यादा पैसा दूंगा। परंतु मीना ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसको अपने यहाँ आने जाने की छूट दे दी थी। मीना के भाग्य से वह भी विदुर था और चंदन सिंह से उसकी दुश्मनी थी। मीना की आड़ में वह उससे खेल खेलना चाहता था। वह व्यापार में उससे आगे बढ़ जाना चाहता था। चंदन सिंह को इस बात की कानों कान खबर ना थी कि हीरालाल उसके यहाँ आने जाने लगा था। चंदन सिंह रात के 10 बजे मीना के यहाँ आया। उसका घर का द्वार खुला हुआ था और एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी। उस कार को वह पहचानता था। वह हीरालाल की थी। हीरालाल की कार को देखकर चंदन सिंह का माथा ठनका। वह समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी कार यहाँ किस लिए खड़ी है। चंदन सिंह कार से उतरकर बाहर आया और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा पहुंचा। वह सीधा मीना के कमरे की ओर गया। मीना के कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। चंदन सिंह की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि किसी ने ठीक ही कहा है कि औरत की जात पर आंखें मूंदकर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। त्रिया चरित्र जाने ना कोई। चंदन सिंह ने अचानक ही मीना के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया। मीना और हीरालाल एक ही बिस्तर में थे। चंदन सिंह को वहां देखकर मीना हक्के बक्की रह गई। सेठ चंदन सिंह वहां एक पल के लिए भी नहीं रुका और पलटकर वहां से चला गया। मीना हड़बड़ा गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। मीना को अपने सपनों का महल ढहता हुआ नजर आया। उसने हीरालाल की ओर देखा। हीरालाल की हालत भी अजीब सी थी। उसने जो मीना को मोहरा बनाकर अपना काम बनाने का निश्चय किया था, वह भी उसे धूमिल होता नजर आ रहा था।
मीना ने घबराते हुए हीरालाल से कहा, हीरालाल जी अब क्या करें? क्या बताऊं मीना? हीरालाल ने कहा, इस समय मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब अचानक इतनी तेजी से हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया। एक गलती तुमने अवश्य की थी। वह क्या? तुम्हें बाहर का दरवाजा अवश्य बंद करना चाहिए था। हीरालाल ने कहा, यदि वह आता तो कम से कम दरवाजा खटखटाता, उस वक्त हम दोनों होशियार हो जाते। अब तो गलती हो गई है। मीना ने कहा, इसका क्या इलाज है? तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? हीरालाल ने कहा, कल अपने काम पर जाना और अपनी अदाओं का जादू उस पर चलाना। हसीन औरतें तो आदमी को पागल बना देती हैं, और फिर चंदन सिंह तो एक विदुर है। विदुर को मन बहलाने के लिए कोई तो चाहिए। हीरालाल ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हीरालाल की ओर देखती रही। थोड़ी ही देर बाद हीरालाल मीना को कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। आधी रात के करीब फोन की एक घंटी बजी। मीना ने फोन उठाया और हेलो बोला। मीना, ओ सेठ जी आप? मीना ने घबराई आवाज में कहा, कहिए सेठ जी। कहना सिर्फ यह है मीना। उधर से चंदन सिंह की आवाज सुनाई दी। मैंने तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तुमने हीरालाल को बुलाया? सेठ जी, मीना ने कहा, मैं गलती की माफी चाहती हूँ। अब आगे से कभी उसे मेरे आसपास भी या मेरे घर में आप नहीं देखेंगे। मैं सिर्फ आपकी बनकर रहूंगी। मीना ने कहा, मैं ऐसे बेवकूफ लोगों में से नहीं हूँ जो औरतों से बार बार धोखा खाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम हीरालाल को भी नहीं छोड़ पाओगी। मैंने तो वह सब बातें सुन ली थी जो तुम हीरालाल से मिलकर मेरे कारोबार को चौपट करने के विषय में कर रही थी। कहते कहते अचानक चंदन सिंह रुक गया। शायद वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था। एक पल रुककर चंदन सिंह ने कहा, अब तुम्हें काम पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने चौकीदार से कह दिया है, तुम्हें अंदर घुसने नहीं देगा वो। सेठ जी बोलो, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं, चंदन सिंह ने कहा, बार बार धोखा खाने की आदत मुझे नहीं है। मैं अपने हाथों से अपना कारोबार चौपट नहीं कर सकता। मैं तो भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मुझे समय पर वहां पहुंचा दिया, और स्वयं मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया और अपने कानों से तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। इतना कहने के साथ ही चंदन सिंह ने फोन काट दिया। उधर से मीना ने भी फोन रख दिया। मीना की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मैना, बोल तोते, देख लिया हरजाई मीना को? चंदन सिंह ने इस पर अपना सब कुछ लुटाया। उसे घर लेकर दिया, पैसे दिए, अच्छी जिंदगी दी, और उसने लालच में आकर उसे धोखा दिया। जब उसे सब कुछ मिल रहा था तब उसने चंदन सिंह से धोखा क्यों किया? मैना बोली। तोते, हाँ मैना, गलती तो हर किसी से हो जाती है। मैना ने कहा, इसलिए जो स्त्री या जो पुरुष अपने चरित्र को समय के अनुसार दृढ़ रखता है वो ही जिंदगी में कामयाब होता है। आज हम कथा श्रवण करेंगे राजा की दो पहेलियां तथा राजकुमारियों का एक सिपाही पर दिलाना। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, एक नगर हुआ करता था। वहां का राजा बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था, परंतु राजा की एक समस्या थी। राजा को कभी भी स्वप्न नहीं आता था, अथवा राजा राज दरबारी या फिर नगर के हर व्यक्तियों को अपने सपने की जानकारी देने का उचित मूल्य देते थे। हर रोज हजारों लोग राजा को अपने सपने बताने के लिए आते। कोई कहता, मैंने आज सपने में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां देखी, तो कोई कहता, मैंने सपने में सुंदर अप्सराओं को देखा। कोई कहता, मैंने कई सुंदर सुंदर घोड़े देखे। जिसके सपने से राजा खुश होते, उस व्यक्ति को राजा 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देते। एक दिन की बात है, राजा जब राज दरबार में लोगों से अपने सपने के विषय में पूछ रहे थे, तब दरबार के एक दरबारी ने राजा से कहा, हे महामहिम, मैंने रात्रि एक सुंदर और विचित्र सपना देखा। राजा को बड़ी ही इच्छा हुई राज दरबारी के सपने को जानने की, तो राजा कहने लगे, तुम अपना स्वप्न मुझे बताओ। परंतु दरबारी ने अपने स्वप्न को बताने से मना कर दिया। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, दरबारी, तुम जानते हो राजा के आदेश की अवहेलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु दरबारी वचन का पक्का था। दरबारी ने कहा, हे महामहिम, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपसे अपने जीवन की कोई भी बात नहीं छुपा सकता, परंतु मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, इसलिए मैं आपको अपना सपना नहीं बता सकता। इतना कहने के उपरांत राजा और क्रोधित हो गया। राजा ने दरबारी से कहा, तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो,
भले तुम्हें मेरा राजपाट भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, परंतु अपना सपना मुझे बता दो। परंतु तब भी दरबारी का वही जवाब था। राजा दरबारी से परेशान होकर अपने मंत्री को आदेश देता है अथवा मंत्री से कहता है इस दरबारी को प्राण दंड दिया जाए। ये कहकर मंत्री अपने सैनिकों को बोलकर उस दरबारी को उसके प्राण हरने का आदेश दे देते हैं। अब दरबारी को सैनिक पकड़कर जंगल की ओर ले जाते हैं। इतने में राजा की पुत्री, जो बहुत ही रूपमती थी, उसे इस बात का पता चला और राजकुमारी उस दरबारी को बचाने के लिए सैनिकों को आदेश देती है। वह सैनिकों से कहती है उस दरबारी को मेरे बगीचे में छोड़ देना और राजा से कहना कि उनके आदेश का पालन हुआ, दरबारी मर चुका है। यह कहकर राजकुमारी दरबारी के प्राण बचा लेती है। तो इसी प्रकार राज दरबार में काम करने वाले उस सुंदर युवक की जान राजकुमारी ने बचा ली। जिस दरबारी को स्वप्न आया था वह राज दरबारी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान युवक था। उस युवक से राजकुमारी को प्रेम हो गया था। राजकुमारी ने दरबारी के रहने के लिए बगीचे में उचित व्यवस्था कर दी थी। रोज राजकुमारी उस युवक से मिलने आती थी और अपने साथ भोजन अथवा अन्य सामग्रियां लेकर आती और उसे देती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों का प्रेम और गहरा होता गया। एक दिन राजकुमारी उदास हो गई, अपने बगीचे में आई तो उस लड़के ने पूछा क्या हुआ? राजकुमारी क्या समस्या है, तुम आज इतने उदास लग रही हो? राजकुमारी ने कहा मेरे उदासी का कारण पड़ोस के देश का राजा है। वह बहुत ही शक्तिशाली है और उसने एक पहेली पूछी है। उसका उत्तर अगर हमारे राज्य के विद्वान एवं दरबारी ने नहीं दिया तो वो राजा हमारे राज्य पे आक्रमण कर हमारे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। ये बात सुनकर वह लड़का बोला मेरे होते हुए भला ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पहेली का उत्तर मैं दूंगा, बस तुम उदास ना हो और मुस्कुरा दो। राजकुमारी कहने लगी उत्तर तो तुम दे दोगे, परंतु उसके लिए तुम्हें दरबार में जाना होगा। अगर मेरे पिताश्री ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हारी हत्या उसी क्षण कर देंगे और हमारे राज्य में कोई भी उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया है। लड़का मुस्कुराकर बोला राजकुमारी, तुम्हारे पिता तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तुम अपने पिताश्री से वचन मांगना कि वह मुझे क्षमा दे दें और मेरे प्राण ना लें। राजकुमारी ने कहा ठीक है, मैं अपने पिता से बात करूंगी। यह कहकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए महल की ओर लौट गई। अब राजा बड़ा ही चिंतित था। समय बीता जा रहा था परंतु पहेली का हल नजर नहीं आ रहा था। इतने में राजकुमारी ने अपने पिता से कहा पिताश्री, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, वे आपकी पहेली का उत्तर दे सकते हैं। ये सुनते ही राजा खुशी से भर गया और कहने लगा पुत्री, शीघ्र ही बताओ वो कौन व्यक्ति है। परंतु राजकुमारी ने राजा से कहा पिताश्री, अगर आप मुझे वचन दें कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे और उसके प्राण नहीं लेंगे तो ही मैं उस व्यक्ति को राज दरबार में लाऊंगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिर कौन व्यक्ति हो सकता है, परंतु अगर पहेली का उत्तर ना मिला तो राजपाट से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यह सोचकर राजा ने अपनी पुत्री को वचन दे दिया और कहा मैंने क्षमा किया, कल प्रातः दरबार में उस व्यक्ति को बुलाना। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब सुबह होते ही राजकुमारी उस लड़के को राज दरबार में लेकर आती है। जैसे ही राजा उस लड़के का चेहरा देखता है तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और राजा अपनी तलवार उठाकर लड़के को मारने के लिए दौड़ता है। इतने में राजकुमारी अपने पिता से कहती है पिताश्री, आपने वचन दिया है, क्या आप भूल गए? राजा बोला वचन तो मैं नहीं भूला, परंतु इस व्यक्ति को मैं किसी मूल्य में भी क्षमा नहीं कर सकता। इतने में लड़का बोलता है राजन, आप मेरे प्राण बाद में हर लेना, पहले राज्य की सुरक्षा कीजिए, बताइए क्या पहेली है? राजा कहता है बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए, भला तुम क्या दे पाओगे? जो मनुष्य अपने स्वप्न बताने से डरता है वो भला इस पहेली का उत्तर कैसे देगा? चलो राजकुमारी के कहने से एक अवसर तुम्हें भी देकर देखते हैं। पहेली में दो लकड़ियां हैं जो एक समान दिखती हैं, बस उनमें एक फर्क बताना है, कौन सी लकड़ी जड़ की और कौन सी लकड़ी ऊपर की शाखा की है, क्या तुम बता सकते हो? लड़के ने कहा बस इतनी सी बात, यह पहेली का उत्तर तो मैं क्षण भर में दे दूंगा। लड़के ने राज दरबारियों को एक शीशे का बड़ा सा पात्र लाने को कहा
और उसमें जल भरकर लाने को कहा। अब लड़के ने उन दोनों लकड़ियों को उस पानी में डाल दिया। जो लकड़ी जड़ की थी उसमें काफी नमी थी, जिसके कारण वह लकड़ी डूब गई, और जो लकड़ी ऊपर के भाग की थी वह तैरने लगी। लड़के ने राजा को कहा, आपके पहेली का उत्तर मिल चुका है। जो लकड़ी डूब चुकी है वो जड़ की है, और जो लकड़ी पानी में तैर रही है वो लकड़ी ऊपरी भाग की है। यह देखकर राजा दंग रह गया और राजमहल में उपस्थित सभी लड़के की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लग गए, और तालियों की गूंज से महल गूंज उठा। अब लड़का बागीचे में वापस आ गया। फिर राजा ने पड़ोसी देश के दूत को कहा कि तुम्हारी पहेली का उत्तर मिल चुका है, आप अपने राजा को ये दे देना। पड़ोसी देश का दूत भी बहुत अचंभित हुआ और वो अपने देश पहुंचा। अपने राजा से कहने लगा, राजन, एक लड़का है जो बहुत ही बुद्धिमान है। उस लड़के ने क्षण भर में आपकी पहेली का उत्तर दे दिया। यह सुनकर पड़ोसी देश का राजा गुस्से में लाल हो गया। कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक पहेली और उस देश के राजा को दे दो। इस बार की पहेली अत्यंत कठिन होगी। इस बार पहेली में उस राज्य के किसी भी व्यक्ति को हमारे राज्य में हमारे महल में आकर चोरी करके कोई भी वस्तु चुरा कर ले जाना होगा। अगर वो व्यक्ति कामयाब हुआ तो हम कभी भी उस देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस देश के राजा को राजपाट छोड़ना होगा और हमारा झंडा उस देश के राज्य में लहराएगा। ये कहकर राजा ने एक संदेश दूत के हाथों भिजवा दिया। अब पड़ोसी देश का राजा फिर चिंता से घिर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, क्या हुआ पिताश्री, आप चिंता में दिखाई दे रहे हैं। राजा बोला, पुत्री, एक पहेली और आई है। इस बार अगर उस पहेली का उत्तर ना दे पाए तो मुझे अपना राजपाट छोड़ना होगा। ये खबर राजकुमारी उसी क्षण बगीचे में जाकर लड़के को दे देती है। लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है, राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। ये कहकर लड़का राजमहल में आता है और राजा से कहता है, उस राज्य में चोरी करने मैं जाऊंगा, परंतु मुझे आवश्यकता अनुसार कुछ वस्तुएं लाकर दी जाएं। लड़का कहता है, सर्वप्रथम मुझे राजाओं वाली पोशाक लाकर दी जाए। अब लड़का उस वस्त्र को पहनकर राजकुमार जैसा सज धज जाता है और कुछ स्वर्ण मुद्राएं, एक घोड़ा लेकर पड़ोसी देश के राज्य की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह पड़ोसी देश के राज्य की सीमा में घुस जाता है। उस राज्य में काफी पहरेदारी होने के कारण अब वो कहीं छुपने की योजना बनाता है। उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह सर पर घास का टोकरा लेकर जा रहा था। तो लड़का कहता है, रुको, तुम टोकरी में क्या लेकर जा रहे हो? लड़के को देखकर वह गरीब व्यक्ति सोचता है, ये कोई राजकुमार जैसा लगता है, इसलिए वह कहता है कि मैं राज्य में राजा के महल में घोड़ों के लिए घास लेकर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लड़का कहता है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत फटे हुए हैं और तुम बहुत गरीब लगते हो, क्या तुम धनवान बनना चाहते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, मैं बलवान बनना चाहता हूँ, परंतु आज हमारे राज्य में चोरी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परंतु लड़का बोलता है, मैं एक राजकुमार हूँ और मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। लो, मेरे कपड़े तुम पहन लो और स्वर्ण के आभूषण तुम रख लो और कुछ स्वर्ण मुद्राएं यह भी तुम रख लो, यह घोड़ा भी तुम रख लो। अब इतनी सारी चीजों को देखकर उस गरीब के मन में लालच आ जाता है और वो अपना टोकरा, अपने फटे हुए कपड़े उस लड़के को देकर घोड़े पे बैठकर राज्य की ओर चला जाता है। इतने में उस राज्य के सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, यही चोर होगा, अवश्य चोरी करने आया होगा। ये कहकर उसे कारागार में डाल देते हैं। इतने में वो लड़का राज्य के घुड़शाला में जाकर छुप जाता है। अब वह रात होने की प्रतीक्षा करता है। रात होने पर वह लड़का अपना रूप बदलकर उस महल में घुस जाता है। उसके उपरांत लड़का सबसे पहले राजा की पुत्री के शयन कक्ष में पहुंचता है। राजकुमारी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो डर जाती है। लड़के ने यमराज की वेशभूषा पहने होती है और सिर पर भैंसों के सींग वाले मुकुट पहना होता है। वह हाथ में एक चाबुक पकड़कर जोर जोर से हंसता है और कहता है, मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, आज हमारे महल में चोरी होने वाली है, कृपया कर यमराज जी कल ले जाना। परंतु लड़का बहुत चतुर था। वो कहता है, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? कल तुम भाग गई तो
राजकुमारी कहती है, नहीं यमराज जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु लड़का कहाँ मानने वाला था। लड़का कहता है, एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा, परंतु तुम्हें तब तक इस बक्से के अंदर बिना कुछ बोले रहना होगा। यह कहकर राजकुमारी को बक्से के अंदर बंद कर देता है और वह स्वयं राजा के शयन कक्ष में जाकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं यमराज हूँ और राजन, आज आपका आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा और रानी दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। राजा बोलता है, हे यमराज, आज हमें क्षमा कीजिए, आप कल आइए, आज हमारे घर चोरी होने वाली है। परंतु लड़का कहाँ मानने वाला था। जिस तरह उसने राजकुमारी को बक्से में बंद किया, उसी प्रकार उस राजा रानी को भी बक्से में बंद कर देता है। अब लड़का नहा धोकर राजा की पोशाक पहनकर अंदर से राजा के स्वर में आवाज देता है, महामंत्री यहाँ आइए। महामंत्री तुरंत राजा के शयन कक्ष के बाहर आते हैं। तब वो लड़का राजा के स्वर में कहता है, मंत्री, मेरी आज्ञा है, हमारे सारे सैनिक और हमारे सारे दरबारी और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, यह मेरा आदेश है। यह सुनकर मंत्री, दरबारी और सैनिक सब आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। राजा के आदेश की उल्लंघना कोई नहीं कर सकता। अब कुछ सिपाहियों को कहकर उन तीनों बक्सों को रथ में डालने को आदेश देता है और वो लड़का अंतिम बार कहता है, मंत्री, मैं पड़ोसी राज्य में जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा ना करना, अगर पीछा किया तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। यह सुनते ही मंत्री कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इतना कहकर लड़का अपने राज्य की ओर लौट जाता है। राज्य पहुंचते ही राज दरबार में सब लोग ढोल नगाड़ों से लड़के का स्वागत करते हैं। राजा देखता है कि पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य से एक सुई चुराने को कहा था, परंतु यहाँ तो पूरे रथ और 3 बड़े बड़े बक्से वहां से चुरा कर ले आया है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। अब राजा पूछता है कि इन बक्सों में क्या है, तो लड़का कहता है, आप ही खुद खोल कर देख लीजिए मैं क्या लाया हूँ। राजा जैसे ही एक बक्सा खोलता है, उसमें से राजकुमारी निकलती है। दूसरा बक्सा खोलता है, उसमें से महारानी निकलती है। तीसरा बक्सा खोलता है, राजा निकलता है। अब राजा देखकर हैरान रहता है, आखिर हमने तो किसी वस्तु की चोरी करने को कहा था, यह लड़का तो हमारे राज्य से हमें चुरा कर ले आया। इस बात से उस देश का राजा बहुत ही खुश होता है और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करने का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर उस राज्य के राजा भी अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के से करने का फैसला कर लेते हैं। अब दोनों राजकुमारियों से उस लड़के का विवाह हो जाता है। एक दिन लड़का भोजन कर रहा होता है। एक राजकुमारी उस लड़के को भोजन खिला रही होती है और दूसरी पंखे से हवा कर रही होती है। सामने राजा बैठा होता है। यह दृश्य देख लड़का राजा से कहता है, आप जानना चाहते थे मैंने उस दिन क्या स्वप्न देखा। राजा कहता है, हाँ अवश्य जानना चाहता हूँ। मैंने उस दिन यही सपना देखा था कि एक रानी मुझे खाना खिला रही है तो दूसरी रानी हवा कर रही है और आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अगर यह सपना उस दिन आपको बता देता तो आप उसी क्षण मेरे प्राण हर लेते। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। दोस्तों, और इस प्रकार उस गरीब दरबारी को 2 राजकुमारियों का सुख प्राप्त हुआ और दोनों राज्यों का राजा बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हमें भी अपने जीवन में सब्र के साथ हर कार्य को करना चाहिए, कार्य अवश्य सफल होते हैं। दोस्तों, जो कार्य सब्र और बुद्धि से किया जाता है उस कार्य में कभी भी पराजय नहीं मिल सकती। आज हम कथा श्रवण करेंगे एक चतुर प्रेमी। आइए कथा श्रवण करें। विक्रोली राज्य में विनय नाम का राजा राज्य करता था। उसका पुत्र सुरेंद्र सिंह काफी सुशील और गुणवान होने के साथ काफी साहसी भी था। विनय सिंह को अपने बेटे पर काफी गर्व था, लेकिन एक दिन राजा विनय ने अपने पुत्र को किसी दोष के कारण देश निकाला दे दिया। तब सुरेंद्र सिंह ने जाने से पहले अपने महल में आकर रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामान लिया। उस सामान में 4 हीरे और कुछ रुपए थे। यह सारा सामान लेकर सुरेंद्र सिंह ने सफर करना आरंभ कर दिया। जब वह शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे साधु का आश्रम दिखाई दिया। सुरेंद्र सिंह उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। तब उसे साधु ने पूछा, बच्चा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं राजा विनय सिंह का पुत्र सुरेंद्र सिंह हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ।
रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके दर्शन भी करता चलूं। सुरेंद्र सिंह ने नम्रता पूर्वक कहा। साधु ने सुरेंद्र सिंह की बात सुनकर कहा, वत्स, तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं। उन बातों पर अवश्य अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगी। साधु ने उसे 4 बातों का निर्देश दिया। एक तो यह कि परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, परदेश में दूसरों के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात यह कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। चौथी बात यह कि यदि किसी शत्रु के फंदे में फंस जाओ, जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुनकर सुरेंद्र सिंह परदेश को चल दिया। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। सुरेंद्र सिंह ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने अपने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेगा। यह सब सोचकर सुरेंद्र सिंह ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। वह कछुए के बच्चे को लेकर सफर करता रहा। कई दिन के सफर के बाद एक अच्छा सा स्थान उसे दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठे रहना, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। यह कहकर सुरेंद्र सिंह एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता था। जब सुरेंद्र सिंह सो गया तो सांप ने आकर उसे डस लिया और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जब कछुए की नजर सुरेंद्र पर पड़ी तो वह उसे मरा हुआ देखकर बहुत घबराया और सुरेंद्र सिंह के सिर पर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने सुरेंद्र सिंह की आंखें निकालनी चाही, वैसे ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह में पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवे ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कछुए ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए के पेट पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर करता रहा और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जब कछुए पर सांप का बस नहीं चला तो उसने कछुए से कहा, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। तूने मेरे मित्र को डसा है, इसलिए मैं तेरे भी मित्र को ही जान ले लूंगा। कछुए ने उत्तर दिया, तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। यह कहकर सर्प ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर सुरेंद्र के शरीर से विष खींच लिया और फिर बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दे। अपने मित्र का विष उतरते देखकर कछुए ने कौवे को छोड़ दिया। अब सुरेंद्र को होश आया तो उसने अपने मित्र को सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर सुरेंद्र ने मन में सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले 2 होते हैं। वह फिर आगे बढ़ा और कुछ दिन के बाद समुद्र किनारे जा पहुंचा। तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता से मिला हूं। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। सुरेंद्र सिंह ने उसे जाने की आज्ञा दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। उस जंगल में एक ठग परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। वह अपने पिता से बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। उस मुसाफिर के पास 4 हीरे हैं। यदि तुम लोग उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे 4 हीरे लेना मेरा काम है। यदि वे हीरे हमको मिल गए तो जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस मुसाफिर को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। यह सुनकर बाप बेटे उसकी तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है।
उसे देखकर उन्होंने सोचा यह वही मुसाफिर है जिसके पास हीरे हैं। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और बोले, इससे हीरे निकलवाना अब तेरा काम है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। मगर जब ठग की छोटी बेटी ने सुरेंद्र को देखा तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गई। भाइयों के डर से कुछ कह ना सकी, लेकिन मन ही मन उसको बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिए। यही खाना उसने सुरेंद्र को दिया। जब थाली सुरेंद्र सिंह के सामने आई तो उसे साधु की कही दूसरी बात याद आ गई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाला। उस खाने को खाते ही कुत्ता मर गया। यह देखकर सुरेंद्र ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काफी कारगर सिद्ध हुई। अपने इस चाल को असफल होता देख ठग की बेटी ने कच्चे सूत का पलंग तैयार करवाया और उसे एक कुएं पर बिछाया जिसके नीचे आग सुलग रही थी। बड़ी बेटी ने सुरेंद्र से कहा, आप उस पलंग पर जाकर सोइए। जब सुरेंद्र पलंग के पास आया तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई और उसने बिस्तर को झाड़ा। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा वैसे ही कच्चे सूत के धागे टूट गए और आग का कुआं नजर आने लगा। तब उसने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी काम आई। यह सोचकर वह सोने के लिए एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा कि आज की रात जान बचानी बहुत कठिन है। इतने में ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचाइए। कल मेरी बारी है। मैं आपकी दासी हूँ, आपको साफ बचा लूंगी। यह कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी हाथ में कटोरा लेकर आई और क्रोध से बोली, ओ मुसाफिर, या तो अपने चारों हीरे मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय सुरेंद्र को साधु की चौथी बात याद आई। उसने सोचा, आज रात बचना मुश्किल है, साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए, वरना आज की रात यह लड़की मेरा काम तमाम कर देगी। सुरेंद्र ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास हीरे नहीं हैं। यदि तुम मुझको मारोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे सोनू बंजारा कुत्ते को मारकर पछताया था। बंजारा क्यों पछताया था उसकी दास्तान शुरू से लेकर अंत तक सुनाओ, लड़की ने आवेश में कहा। सुरेंद्र सिंह बंजारे की दास्तान सुनाने लगा। एक बंजारे को किसी काम में ऐसी हानि हुई कि उसका सारा सामान बिक गया, किंतु एक कुत्ता उसके पास रह गया। बंजारे के मन में आया कि इस कुत्ते को किसी के पास गिरवे रखकर कुछ रुपए ले लूं। यह सोचकर बंजारा उस कुत्ते को लेकर एक साहूकार के पास गया और 5 रुपए में कुत्ता गिरवी रखकर बंजारे ने उस साहूकार से कहा, जब तक मैं आपको ब्याज सहित रुपया अदा न कर दूं, यह कुत्ता आपके पास रहेगा। यह कहकर बंजारा चला गया और कुत्ता साहूकार की दुकान में रहने लगा। अचानक रात को चोर आए और दुकान में घुस गए। वे चोर साहूकार के असरफियों की तमाम थैलियां लेकर चलते बने, लेकिन कुत्ते ने कान तक ना हिलाया। कुत्ते ने सोचा, मैं अकेला हूँ, अगर शोर शराबा किया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इससे उचित यही है कि इन्हें माल ले जाने दें और देखें कि ये चोर माल लेकर जाते कहाँ हैं। जब चोर थैलियां लेकर चले तो कुत्ता भी उनके पीछे चल दिया। वे चोर शहर के तालाब पर पहुंचे और उन्होंने सब थैलियों को तालाब में डाल दिया और वहां से चले गए। यह देखकर कुत्ता वापस आकर दुकान में लेट गया। जब सवेरा हुआ और साहूकार ने दुकान पर आकर देखा तो सारी दौलत वहां से गायब थी। यह देखकर साहूकार अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। बहुत से लोग उसके रोने की आवाज सुनकर वहां जमा हो गए और सारी बात जानकर साहूकार को दिलासा देने लगे। मुझे इसका अफसोस नहीं कि मेरा सारा माल चला गया, बल्कि मुझे अफसोस इस कुत्ते का है। लोग कहते हैं कि बंजारे का कुत्ता 100 आदमियों के बराबर काम करता है, पर यह नमक हराम तो भौंका तक नहीं। अगर ये भौंकता तो आसपास के लोग जाग जाते और मेरा माल बच जाता। साहूकार ने रोते हुए कहा। जब कुत्ते ने साहूकार की बातें सुनी तो वह साहूकार का दामन पकड़कर खींचने लगा। लोगों ने कहा, यह कुत्ता कुछ कह रहा है, इसके साथ चलो, देखो यह कहाँ ले जाता है। लोगों की यह बात सुनकर साहूकार अपने कुछ साथियों के साथ कुत्ते के पीछे चल दिया। कुत्ता उन सबको तालाब पर ले गया, फिर स्वयं उसी तालाब में कूद पड़ा और गोता मारकर एक थैली अपने मुंह में दबा कर लाया।
उस थैली को देखकर सब लोग कहने लगे कि माल इसी तालाब में है। तुरंत ही साहूकार के कुछ साथी उस तालाब में कूद पड़े और सारा माल निकाल लाए और साहूकार के हवाले कर दिया। साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, इस कुत्ते को मैंने बेकार में बुरा भला कहा, इसी के कारण आज मेरा चोरी किया गया माल मिल गया। अब मैं इस कुत्ते को मुक्त करता हूँ। यह कहकर एक पर्चे पर सारा हाल लिखकर कुत्ते के गले में बांध कर कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तुझको आजाद करता हूँ। जहाँ तेरा मालिक हो वहाँ चला जा। तेरे मालिक को मैंने जो रुपए दिए थे वो समझो पूरे हो गए। यह कहकर उसने कुत्ते को रुखसत किया। कुत्ता अपने मालिक के पास रवाना हो गया। कई दिनों के बाद जब बंजारे को अपना कुत्ता नजर आया तो उसको देखकर बंजारे को बहुत क्रोध आया। इसने बहुत बड़ा पाप किया जो भागकर यहाँ चला आया। मेरी बनी बनाई साख खराब कर दी। बंजारे ने क्रोधित स्वर में कहा। इतने में कुत्ता भी करीब आ पहुंचा। उसी समय बंजारे ने क्रोध में बिना कुछ सोचे समझे उसके गर्दन पर तलवार का वार कर दिया। कुत्ते का सिर धड़ से अलग हो गया। तभी उसकी नजर कुत्ते के गले में बंधे पर्चे पर पड़ी। उसने उठाकर उसे पढ़ा तो कुत्ते की स्वामी भक्ति को देखकर वह बहुत रोया और कहने लगा, मैंने बड़ी भूल की जो निर्दोष कुत्ते को मार डाला, परंतु अब क्या हो सकता था। अब मैं एक और दास्तां सुनाता हूँ। इतनी दास्तां कहते कहते सवेरा हो गया। तब ठग की बेटी ने सुरेंद्र से कहा, आज की रात तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज नहीं जीवित छोड़ेगी। यह सुनकर ठग की छोटी बेटी बहुत प्रसन्न हुई और अपनी बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चिंत रहो बहन, मैं इससे हीरे लिए बगैर छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह कहकर वह सुरेंद्र के पास आई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तूने चालाकी से अपनी जान बचा ली। हमारी यह रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम अपनी चालाकी से उनसे माल हथिया उसे मार डालते हैं। उसने फिर आगे कहा, आज मेरी बारी है, मैं दिलो जान से तेरी दासी हूँ, तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा ही कर। यह सुनकर सुरेंद्र बोला, प्रिय, जब से मैंने तुझे देखा है तब से हर ओर तू ही दिखाई देती है और दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुमसे मेरे दिल का हाल छुपा नहीं है। उसके बाद सुनकर ठग की बेटी ने कहा, आप कहते हैं कि मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है, तो फिर वो हीरे कहाँ हैं? वो चारों हीरे मेरी जांग में हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। सुरेंद्र ने अपनी जांग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, प्यारे, वो हीरे तुम्हें मुबारक हों। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। ठग की छोटी बेटी ने उसके गले में बाहें डाल दी। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वह सब तुम्हारे दिल की भावनाएं हैं, लेकिन यहाँ रहकर मेरा तुम्हारा प्रेम आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से भाग निकलना ही उचित है। मुझे यहाँ से चलने में कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 घोड़े हैं। एक तो दिन भर में 60 कोस चलता है और दूसरा दिन भर में 100 कोस चलता है। तुम उनमें से बड़े वाले को खोल लाओ, उस पर बैठकर हम दोनों निकल चलेंगे और इस प्रकार मेरे घर वाले भी हमको नहीं पकड़ सकेंगे। छोटी बेटी ने सुरेंद्र को मशवरा देते हुए कहा। यह सुनकर सुरेंद्र घोड़ा खोलने चला गया। सुरेंद्र सिंह घोड़ा ले तो आया, मगर जल्दबाजी में वह बड़े के स्थान पर छोटा घोड़ा ले आया। ठग की बेटी बहुत सा माल लेकर घोड़े पर बैठ गई। सुरेंद्र भी बैठ गया और दोनों चल दिए। घोड़ा जब चलते चलते 60 कोस पहुंचा तो जंगल में रुककर खड़ा हो गया। सुरेंद्र व उसकी प्रेमिका के होश उड़ गए। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि निसंदेह वह बदमाश मेरी बेटी को भगा ले गया। यह सोचकर तबेले में जाकर देखा तो छोटा घोड़ा गायब है और बड़ा घोड़ा वहीं है। यह देखकर वह कहने लगा, अब वो कहाँ जाएंगे, मैं अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। यह कहकर घोड़े पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया और थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वो दोनों ठहरे थे। सुरेंद्र ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, अब उनसे अपनी और तुम्हारी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। लड़की ने कहा, घबराओ नहीं और पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं बड़े घोड़े पर चढ़कर घोड़े को तुम्हारी ढाल के नीचे खड़ा कर दूंगी।
तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस प्रकार हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। यह सुनकर सुरेंद्र पेड़ पर चढ़ गया। इतने में ठग भी वहां आ पहुंचा। सुरेंद्र को पेड़ पर चढ़ा देखकर ठग घोड़े से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। इधर मौका पाते ही ठग की बेटी घोड़े पर चढ़कर उसे सुरेंद्र के ढाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। सुरेंद्र सिंह कूद कर उस पर बैठ गया। फिर दोनों चल दिए। ठग देखता ही रह गया। सुरेंद्र वहां से चलकर कई दिन के बाद एक शहर पहुंचा और वहां ठग के बेटे के साथ बहुत दिनों तक ऐशो आराम के दिन गुजारता रहा। जब सुरेंद्र को वहां रहते हुए बहुत दिन हो गए और उसके देश निकाले की अवधि भी पूरी हो गई, तब वह सोचने लगा अब अपने देश की ओर चलना चाहिए, किंतु इस लड़के को साथ लेकर कैसे जाऊं? इसे साथ देकर पिताजी फिर से देश निकाला दे देंगे। यह सोचकर उसने लड़के को मारकर कमरे में बंद किया और स्वयं तमाम माल दौलत लेकर चल दिया। ये सारा घटनाक्रम एक तोता और मैना देख रहे थे। मैना ने कहा, तू ही देख तोते, ठग के बेटे ने सुरेंद्र के साथ कैसा व्यवहार किया, उसके प्राण भी बचाए और साथ में हीरे भी। इस सब के बदले में उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या ऐसा सुरेंद्र सिंह को करना चाहिए था? तोते ने कहा, नहीं, यह तो सुरेंद्र ने गलत किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।